everyone. Welcome to this special show called बातचीत with असाई। मैं शिवानी असाई की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। असाई एक इवेंट मैनेजमेंट और पीआर कंपनी है जो कि न केवल इंडिया में पर ग्लोबली इवेंट्स और कैंपेन्स रन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। पिछली बार के लाइव को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा पिछला शो बहुत ज़्यादा लाजवाब रहा। कुछ 40,000 लोगों ने हमारे पिछले शो को देखा और प्यार दिया। हमारे नए शो बातचीत विद असाई में आज हमारे खास मेहमान ऑथर श्री राजीव रंजन जी हैं, जिनकी सेकेंड बुक आसमां में सुराख हैज रेस्ड अप टू द बेस्ट सेलर लिस्ट एंड क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स एवरी डे। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपकी दूसरी बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी है एंड बहुत अच्छा कर रही है। मतलब बेस्ट सेलर ऑन Amazon, नंबर 1 बेस्ट सेलर इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑन नोशन प्रेस, नंबर 1 ट्रेंडिंग बुक ऑन नोशन प्रेस विद ऑल 5-star रेटिंग्स ऑन Amazon। सबसे पहले तो असाई और सारी व्यूअर्स की तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि रिलीज होने के सभी चार्ट्स में टॉप पर आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दरअसल मैंने सोचा नहीं था इस किताब के बारे में कि ये रीडर्स इसको इतना लाइक करेंगे, क्योंकि ये अंदाज था ज़रूर कि पहली किताब मेरी अच्छी गई थी और था आइडिया कि ये भी अच्छी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी ये चार्ट पर ऊपर चली जाएगी ये नहीं पता था। ये मैं अपने सारे रीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी इस किताब को ख़रीदा है, और इससे मुझे हिम्मत मिलती है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और आगे और अच्छा कुछ करूं और अच्छा लिखूं। तो एक बार फिर अपने सारे रीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि ये सारी प्यार ऐसा ही स्नेह वो बनाए रखें। तो आपकी पहली बुक इंटरनेशनल रीडर्स को काफ़ी पसंद आई थी, तो ये बुक इंटरनेशनल व्यूअर्स तक कब तक पहुंच जाएगी? आसमां में सुराख भी लाइन में है। संभव को हम लोगों ने कुछ दिनों के बाद, रिलीज होने के कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल एडिशन निकाला था, और मुझे कई लोगों ने वहाँ से खबर उस समय भी किया था कि कब उन लोगों को किताब मिलेगी। उसी तरह मेरे कुछ जो इंटरनेशनल सेगमेंट में जो रीडर्स हैं उन लोगों ने भी मुझे खबर भेजी है। तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि कल दोपहर बाद किसी वक्त ये किताब इंटरनेशनली भी लॉन्च हो जाएगी। Amazon.com, Amazon.co.uk, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो भी अमेज़ॉन के थ्रू इस किताब को खरीद पाएंगे, जैसे उन्होंने असंभव किया था। कल किसी वक्त ये किताब रिलीज़ होगी। मैं लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित कर दूंगा, और मुझे आशा है कि जैसा संभव लोगों ने लाइक किया था, वैसे इंटरनेशनल जो हमारे रीडर्स हैं वो इस किताब को भी लाइक करेंगे। So to all the international viewers watching, we have a good news for you. You can get the book from tomorrow onwards on all the international websites and platforms. आजकल की जनरेशन हर चीज़ ऑनलाइन ढूंढती है राजीव जी, तो इस बुक को इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने का, ऐसे ई बुक बनाने का क्या विचार है आपका? देखिए, पहली जो किताब थी मेरी वो तो मेरी ई बुक नहीं हो पाई थी, इसलिए कि उस समय में ये दिमाग में बात नहीं आई थी, क्योंकि उसका भी जो एक्सेप्टेंस था बहुत ज़्यादा था वैसे ही। लेकिन इस बार जब इस किताब को हम लोगों ने लॉन्च किया, सेकंड बुक को, तो मेरे पास बहुत से यंग जनरेशन के लोग जो हैं उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि वो चाहते हैं इसे ई प्लेटफॉर्म पर पढ़ना। तो इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने बात की है पब्लिशर से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द, विद इन स्पैन ऑफ 10 to 15 डेज, न केवल मेरी दूसरी किताब ई बुक होगी, बल्कि मेरी पहली किताब भी वो ई प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, किंडल वगैरह में। तो जो मेरे वैसे रीडर्स हैं जो किताब नहीं ले पाएंगे फिजिकली, वो इसका ई सेगमेंट जो है वो पढ़ सकेंगे, और मुझे लगता है कि उससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और थोड़ा नेचुरल अप्रोच में वो किताब को पढ़ पाएंगे। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि इन कमिंग 15 डेज टाइम ये किताब ही वो
ई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो जाएगी, न केवल दूसरी किताब बल्कि मेरी पहली किताब भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। बहुत अच्छे। So, जितनी भी यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ी है, यू डोंट हैव अ एक्सक्यूज नाउ, क्योंकि बुक जल्दी आपको ई प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल मिलेगी। राजीव जी, मैं इस बुक के कवर के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस बुक का कवर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे क्या कहानी है? ये कैसे आपने सिलेक्ट किया? किसने इसे डिज़ाइन किया? ये किताब पहली किताब भी जो मेरी थी, उसका भी जो कवर डिज़ाइन था, जी। उसकी जो तस्वीर थी वो जहाँ मैं काम किया करता था वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, वहाँ एक मेरे बड़े अच्छे सहयोगी जो बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, उनका नाम है जितेंद्र वैद्य जी। उन्होंने पहले किताब की भी तस्वीर ली थी और उनके खजाने में और भी तस्वीरें थी। तो ये जो आसमां में सुराख टॉपिक था, इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा मुझे चाहिए था, क्योंकि ये कोयला कर्मियों पर कहानी है। जी। तो मैं चाहता था कि कोयला कर्मी भी दिखे, थोड़ा कुछ टेक्निकलिटी भी हो, मशीन भी दिखे। तो जितेंद्र को हम लोग प्यार से जीतू कहते हैं, तो जीतू ने बड़ी अच्छी तस्वीरें ली, उसी में से हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और इस कवर को डिज़ाइन करने में हमारे बहुत ही करीबी सहयोगी हैं शेखर जी। उन्होंने पहले किताब का भी कवर डिज़ाइन किया, बोथ फ्रंट कवर एंड बैक कवर, और इस किताब का भी उन्होंने डिज़ाइन किया। और वो एक्सपर्ट हैं इसमें और उन्होंने अच्छी डिज़ाइनिंग की है दोनों किताबों की। तो जो हमारा टॉपिक है, जो मेरे बुक का जो शीर्षक है, उससे मिलता जुलता डिज़ाइन भी और उससे मिलती जुलती तस्वीर भी मैंने डालने की कोशिश की। बहुत खूब। आप मुझे ये बताइए, आपकी दोनों किताबें कोयला कर्मियों पर हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए क्या है, पहली किताब जो थी वो मेरे एक कंपनी में काम करने के दौरान जो जर्नी हुई, उसमें जो मैंने बहुत चीज़ों का अनुभव किया, लोगों के साथ काम किया, एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया। जी। और एक थोड़ी ख़राब हालत में रहने वाली कंपनी को एक टीम ने अपनी मेहनत से, बहुत ही डेडिकेशन से उसने उस कंपनी को आगे बढ़ाया। तो मुझे बहुत अपीलिंग लगी थी वो स्टोरी मतलब वो रियलिटी थी। तो मैं चाहता था कि अगर वो मैं उसको पेन डाउन करूं, तो उससे क्या होगा कि लोग कहानी के तौर पर पढ़ेंगे और उनको कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी उसमें नज़र आएंगे, उसमें आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ बहुत चीज़ें बताई गई। तो उसको ख्याल में रखकर मैंने असंभव संभव किताब लिखी थी। उसका टाइटल ही असंभव संभव था, क्योंकि बिल्कुल उस कंपनी को बेल आउट करना असंभव था, और उसको एक टीम की तरह, फिर बाद में एक परिवार की तरह हम लोगों ने उसको टीम वेकोली नाम रखा था। फिर वेकोली परिवार की तरह सारे लोगों ने मिलकर, सारे कर्मियों ने मिलकर जो मेहनत की, इसके कारण वो कंपनी आगे निकल गई और आज अच्छे स्थान पर है। तो उसको ध्यान में रखकर मैंने असंभव संभव लिखा। और उस किताब को लिखने के क्रम में बहुत से ऐसे कर्मी थे जो हमेशा मुझे मैं जब उनको नज़दीक से देखता था तो लगता था कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के बारे में बाहरी दुनिया नहीं जानती। हम और आप नहीं जानते हैं कि कोयला उत्पादन कैसे, किस मेहनत से होता है। उसमें न केवल पुरुष बल्कि महिला कर्मी भी शामिल। तो उनके जीवन के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, जो पहली किताब में जगह कम होने के कारण मैं नहीं कर सका। तब मैंने डिसाइड किया कि एक अगली किताब जो होगी मेरी, वो उन कोयला कर्मियों पर होगी। पूरी तरह कोयला कर्मियों पर वो नहीं है, क्योंकि उसमें करीबन 6-8 कर्मियों का विस्तृत विवरण है। बाकी कुछ उसमें कोयला उद्योग के बारे में भी है, फिर एक बार वेकोली की जर्नी के बारे में है। तो असंभव संभव एक पूरी तरह एक जर्नी ऑफ 6.5 years, और आसमां में सुराख उस जर्नी में काम करने वाले लोगों का जो कठिन परिश्रम है, उसकी कहानी। तो इन दोनों में यही दोनों डिफरेंस है। तो मुझे आप ये बताइए, आसमां में सुराख जो आपकी दूसरी बुक है, इस बुक में महिला कर्मियों पर 2 चैप्टर हैं। आप कोयला खदानों में महिलाओं की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अमूमन हमारे देश में हम एक सोच रही है कि महिलाएं कठिन काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं हर काम नहीं कर सकती हैं। मेरा ये मानना, मैं इसे गलत मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि
जो काम पुरुष उद्योग क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो काम करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से महिलाएं काम करती हैं। देखिए, कोयला उद्योग जैसा कठिन उद्योग जहाँ बहुत परिश्रम की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, पसीना बहाना पड़ता है और बहुत जोखिम भरा कार्य है। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि महिला कर्मी भी कोई बड़ी मशीन चलाए और कोयला का उत्पादन करे या कोई वर्कशॉप में कोई मशीन का रिपेयरिंग करे। तो मैंने जब अपने पूरे इतने वर्ष के कार्यकाल में उन लोगों को नज़दीक से देखा तो मैंने देखा कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा तेज़ी से ग्रास्प करती है, ज़्यादा अच्छे से उसको समझती हैं और एग्जीक्यूट करती हैं और टाइमली एग्जीक्यूट करती हैं। जिसमें मेरी एक कहानी है निधु रानी की, उसमें उसने बताया, मैंने उनसे जब बात की तो मैंने जब सुना उनके बारे में तो उनको हमारी कंपनी ने रियल हीरो का अवार्ड दिया। वो इसलिए दिया अवार्ड कि जो काम पुरुष वर्ग के लोग नहीं कर पाए उन्होंने वो काम किया और कम समय में किया और क्वालिटी काम किया, जिसके कारण उनका नाम हुआ। तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं है और इसको ध्यान में रखकर लोगों को बताने के लिए, आम लोगों को बताने के लिए कि देखो, महिलाओं का भी उतना ही योगदान है देश की प्रगति में जितना पुरुषों का है। ये कहानी में मैंने महिला कैरेक्टर को दिया और आगे भी मेरी योजना है कि मैं ऐसी महिलाओं पर जो कुछ अलग करती हैं, कुछ विशेष करती हैं और जो मेन स्ट्रीम में आकर देश की प्रगति में सहायक हैं, उनके लिए मैं लिखूँ। और ये मेरी बड़ी इच्छा है, हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों, 1-2 वर्ष में मैं उन पर भी अलग से किताब लिखूँ। बिल्कुल, अगर ये कहानी कोई महिला पढ़ेंगी तो न केवल वो उन्होंने काम किया है, बल्कि जिस परिस्थिति में उनका जीवन बीता, जो बचपन हुआ, जो आगे बढ़े और किस कठिनाई में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, इस कठिनाई के बाद निकलकर एक कोयला उद्योग जैसे उद्योग में आकर और मेहनत कर और अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं तो चाहूँगा कि महिलाएं इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ख़ासकर 2-3 कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें कि महिलाओं के स्ट्रगल को दिखाया गया और स्ट्रगल के बाद ऐसा नहीं है कि वो नीचे उतर गई, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत की और वो सक्सेसफुल हुई और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। और उस सक्सेस के आगे उनका जो पिछला जीवन था, जो उन्होंने कठिनाई झेली थी, जो दुख झेले थे, वो सब खत्म हो गए। आज लोग उनको देखते हैं एज ए बेस्ट वर्कर, एज ए बेस्ट लीडर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए कि इनकी कहानी से इंस्पायर्ड होके जिस भी फील्ड में काम करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कोयला उद्योग में, चाहे आप जो भी आप छोटा मोटा काम करती हो, तो आप हिम्मत बनाएं, छोटी छोटी बातों पर आप विचलित ना हो और ये सोच कर चलें कि ये हमारा लक्ष्य है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशन उनको इस किताब की इन कहानियों से मिली। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जिस प्रकार आपने कहा कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो ऑल द विमेन वाचिंग अस, हमेशा याद रखें कि हिम्मत रखिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि हम कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। तो राजीव जी, कई सारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप बुक में से कुछ इंटरेस्टिंग हमें पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ, यहीं पे मेरी किताब है। ये है मेरी किताब आसमां में सुराग। क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे बीच हैं जो चाहते हैं कि आप कुछ इंटरेस्टिंग अपने अनुसार आप उन्हें पढ़ के सुनाएं एंड तो इस आसमां में सुराग की जो शुरुआत है, जो भूमिका है, उसमें जो पहला पैराग्राफ है वो मैं पढ़ूँ तो अंदाज लगेगा कि ये किताब क्यों और किस कारण से। इसमें मैंने भूमिका में लिखी है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की लिखी ये पंक्तियां जीवन में कुछ अलग करने के उत्साह और जोश से भर देती है, हमें असंभव को संभव करने का हौसला देती है। इसी तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की कालजयी रचना।
कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ किताब के पन्नों में लिखी चंद पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन बहुतों के लिए यह जीवन में कुछ अलग करने का बल देती है, कुछ अनोखा, कुछ चुनौतियों भरा और कुछ लीक से हटकर। दरअसल ये जो पहला पैराग्राफ है ना, यही इस किताब की मूल भावना है जी। कि अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, तो आप पत्थर उछालें, आसमान में सुराख करें, मतलब डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। आसमान में सुराख यही मतलब, तो आप कर सकते हैं। इस किताब में मैंने कई एक ऐसे लोगों की कहानी लिखी है जिन्होंने वाकई, जिसको मैं मानता हूँ कि जिन्होंने आसमान में सुराख किया और कोशिश की और वो सफल हुए। तो इसमें से एक इसमें किरदार हैं नरेंद्र जी। जो भूविज्ञानी हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि लोग दरअसल जब घर में बिजली जलती है तो बिजली को सिर्फ जानते हैं, बिजली के पीछे की कठिनाई, इसके पीछे कैसे ये बिजली प्रोड्यूस होती है, क्या उसके पीछे ईंधन लगता है, ईंधन अगर कोयला है तो कोयला कैसे निकलता है, कोयले की खोज कैसे होती है। तो क्या कोयले की खोज करने वाले जो भूविज्ञानी हैं उनका जीवन कितना कठिनाई भरा है, कितना कष्टमय है, इसको बताने की कोशिश मैंने इस कहानी में की है। नरेंद्र मध्य प्रदेश के एक सिंगरौली की जगह है, सिंगरौली, जो जंगलों से भरा हुआ इलाका था उस समय जब नरेंद्र वहाँ ट्रेनिंग कैंप में काम किया करते थे। तो उनका जीवन कैसा था, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, तो कैसा जीवन था उस पर उनकी कहानी है। उनके शुरुआत के कुछ जो चैप्टर हैं, जो पैराग्राफ हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि जब वो सिंगरौली जाने के लिए वो सवार होते हैं ट्रेन में, तो उसके साथ ही इस कहानी की शुरुआत होती है और उसके बाद फिर फ्लैशबैक में कहानी पीछे चली जाती है। तो मैं कुछ उसके एक दो पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ कि दिन 5 जुलाई वर्ष 1982, रात के अंधेरे को चीरती हुई हटिया पठानकोट एक्सप्रेस ट्रेन तेज गति से दौड़ रही थी। सेकंड एसी का कंपार्टमेंट, लोअर बर्थ। वह एक किनारे में खिड़की से लगकर लगभग घूम रहा था, साथ साथ दिमाग में आज के घटनाक्रम और आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। आज दिन के 12 बजे रांची स्टेशन से वह इस ट्रेन पर सवार हुआ था। स्टेशन पर उसके 2 मित्र जो उसके साथ रहते थे विदा करने आए। उसके साथ सामान के मद में चमड़े का भूरे रंग का एक सूटकेस, एक होल्डॉल, एक कार्टन जिसमें कुछ किताबें और कागज थे, प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ रात का खाना और कंधे में लटकता पानी का एक थर्मस। ट्रेन हटिया स्टेशन से चलकर रांची होती हुई पठानकोट जाती थी। लगभग 36 घंटे की कुल यात्रा। उसका पड़ाव बीच में रेणुकूट था। रेणुकूट वो जगह है जहाँ से निकलकर लोग सिंगरौली जाते हैं। तो ये इनकी यात्रा है। इसके अलावा कई एक और इसमें एपिसोड हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारी कहानियां उन लोगों पर हैं जिन्होंने सही माने में आसमान में सुराग किया, जिन्होंने सही माने में दे हैव डन समथिंग इम्पॉसिबल। I also think जिस तरह से आपने लिखा है, जिस तरह से आपने इन लोगों की स्टोरी को बताया है, हमारे व्यूअर्स इससे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे थैली में रात का खाना, सब लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी है जो आपने पोर्ट्रे की है। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ कि बोलचाल की आम भाषा में, और कहानी लिखना क्या है ना, कहानी एक फिल्म की तरह होता है। आप तो कहानी पढ़ते पढ़ते आपको ये महसूस होनी चाहिए कि क्या घटित हो रहा है, वो सामने में एक बिल्कुल फ्रेम पर आपको दिखे। इसमें एक और उसी कहानी में का आगे है कि इसी सब क्रम में कब शाम के 7 बज गए पता नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब रात के खाने के लिए वेटर ने उसे जगाया। आप देखती होंगी एसी कंपार्टमेंट। बाबूजी रात का खाना। उसने पूछा कब तक दोगे, मुझे रेणुकूट उतरना है। उसने कहा 8 बजे रात तक मिल जाएगा बाबूजी। उसने ऑर्डर कर दिया। सामने वाले बर्थ की युवा जोड़ी अपने बच्चे के साथ व्यस्त थे। खाना समय पर आ गया।
वेटर से ही उसने पूछा ट्रेन राइट टाइम चल रही है ना, मुझे रेणुकूट उतरना है, शायद रात के 10 बजे स्टेशन आएगा। वेटर ने कहा बाबूजी आप चिंता न करें, मैं एक स्टेशन पहले आकर आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब कि आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी ट्रेन में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एक कहानी उसी तरह से होती है, और इसे अगर बोलचाल की भाषा में लिखी जाए तो लोग जल्दी समझते हैं। बिल्कुल यही है। क्योंकि आपने इतनी सरल भाषा में लिखी है, मैं यहाँ बैठ के हर चीज़ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं ट्रेन में बैठी हूँ और मेरे सामने ये पूरी चीज़ चल रही है। व्यूअर्स डू लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं। जब वो ये पंक्तियाँ पढ़ रहे थे, क्या आपको भी लगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं? तो राजीव जी, कुछ व्यूअर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक एक करके उनके सवाल लेती हूँ। तो पहले रीडर ने हमसे सवाल पूछा है, आसमां में सुराख में कोयला कर्मियों की कहानी है जो बाहरी दुनिया के लिए कोयला खदानों के लिए एक आईना है। आपने इन किरदारों को कैसे चुना और इतने डिटेल में उनकी कहानी को समझने और लिखने में आपको कितना समय लगा? देखिए, इतने लंबे समय तक कोयला उद्योग में काम करने के कारण मैं ये तो जानता था कि कर्मी कैसे काम करते हैं और क्या कष्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं वैसे कर्मी की तलाश में था जिसने अपने कोयला उद्योग में आने के पहले भी बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत किया हो और बहुत परिश्रम, बहुत स्ट्रगल के साथ वो ऊपर आए। तो ऐसे में एक हंट शुरू हुआ और हमने खोजना शुरू किया। तो किताब की सीमा होती है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो वैसे तो मेरे पास करीब 25 लोगों के नाम आए, लेकिन उनमें से भी चुना कि जिनका ज़्यादा ऐसा है जो जिसको पढ़कर लोगों को लोग इंस्पायर्ड हो। तो वैसे में हमने उनका नाम चुना, और जब उनके नाम चुन लिए गए तो मुझे याद है कि ये लगभग मार्च महीने में, जब मार्च और अप्रैल के आसपास में जब कोरोना काल था, तब मैंने उन लोगों से संपर्क साधा। और फिजिकली संपर्क होना तो मुश्किल था, लेकिन टेलीफोन पर वॉइस कॉल के, वीडियो कॉल के मार्फत के द्वारा मैंने उन लोगों से बात की, और एक दो राउंड नहीं, कई एक राउंड मैंने उनसे बात की, और उनके जीवन के एक एक क्षण के बारे में मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन, और उनको बोलने का मैंने मौका दिया और उसको रिकॉर्ड किया मैंने। और रिकॉर्ड करने के बाद बाद में मैंने उसको रिप्ले करके उनकी कहानी लिखी। तो जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था तभी मुझे रोमांच होता था कि ये कहानी बहुत अच्छी जाएगी। तो दरअसल क्या है कि बहुत से लोगों ने मुझे इस बीच में संपर्क किया कि मेरी भी कहानी इस तरह की है, तो इसीलिए ये ध्यान में है। अभी तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो किताब हो उसमें जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके भी इंस्पिरेशनल स्टोरी में लिखो। ये है। वेरी नाइस। तो राजीव जी, मेरा भी एक सवाल है। मैंने जितनी भी किताब अभी तक पढ़ी है, इस किताब में काफ़ी ऐसे वाक्य हैं जो इंसान को इमोशनल कर देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? और आप बुक में से कुछ ऐसी पंक्तियां हमें पढ़ के सुनाएंगे, कुछ रोमांचक? देखिए, इसमें सभी कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कहीं आप इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि कठिनाई की हद तक वो लोग हैं। मतलब दुख का पहाड़ जिसको कहते हैं, वो पहाड़ झेलकर उन लोगों ने अपने आप को बाहर किया है। तो जैसे मेरी एक कैरेक्टर है, इसमें एक कहानी है, उसमें सुरेश भाऊ की बिटिया। सुरेश भाऊ की बिटिया जो है वो, उनका नाम पूजा है। वो एक एक्सकेवेटर ऑपरेटर है और वो अपने माँ बाप की गोद ली हुई संतान है, और मैं उनसे मिला हूँ, मैं जानता हूँ उनको। तो उन्होंने जब अपने बारे में जब बताया, तो जो जैसे माँ बाप से उनका जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ उसके बारे में मैंने उसी से उस कहानी की शुरुआत की है, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पूजा कह रही है कि मैं अपने माँ बाप की गोद दी हुई संतान। जब मैं थोड़ी बड़ी थी तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि नागपुर के मेडिकल कॉलेज के पास मातृ सेवा संघ में जब उन्होंने छोटे छोटे बिना माँ बाप के कई अनाथ बच्चों के सामने एक एक कर खिलौने रखे, तब मैंने सबसे पहले उन खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ाया और माँ की उंगली पकड़ी।
मेरी माँ ने तभी मुझे लपक कर अपनी गोद में ले लिया था और कहा यही हमारी बेटी है। कहते कहते इसकी आंखों में आंसू थे, भरे गले से वो बोली मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मिले, इतना प्यार दुलार कहीं नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं किसी के जीवन में जो आदमी को इमोशनल कर देते हैं, थोड़ा रोमांचक हो जाता है। इसके अलावा एक इसमें कैरेक्टर है देव जी। देव की दुनिया मैंने लिखी है। आज देव सफलता के शिखर पर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि देव पैसों के लिए मोहताज थे और दरअसल बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। तो उस पर उनके बारे में जब आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि एक आदमी कोई इतना भी इस स्थिति में भी जिंदा रह सकता है या इस स्थिति में भी आगे तो हो सकता है। तो मैं उसको एक पढ़ना चाहता हूँ कि घर की आजीविका चलाने के लिए देव को भी बचपन से ही कमाई की तलाश में निकलना पड़ा था। उसने बताया, देव बता रहे हैं कि जब मैं 5 साल का था, मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ पहले सुबह उठकर पास की कोयला खदान में चला जाता था। भूमिगत खदान थी और उसके मुहाने से लगभग 100 मीटर अंदर जाकर, तो भूमिगत खदान बहुत कठिन होता, अंडरग्राउंड माइन, उसके मुहाने से मतलब इंक्लाइन होकर रोज कोयला चुनकर बोरी में भरकर अपने अपने सर पर उठाकर भेजा था। मैं छोटा था इसलिए लगभग 5 से 6 किलो वजन का बोरा उठाता था। बहनें बड़ी होने के कारण 15-15 किलो का बोरा हाथ सर पर लाद कर लाती थी। इस कोयले को घर के आंगन में जलाने के बाद बचे कोयले को पोड़ा कोयला कहा जाता था। कोयले को जला दीजिएगा तो बचा हुआ जो कोयला वो पोड़ा कोयला कहा जाता था, जो बाजार में कुछ ज्यादा दाम पर बिकता था। यह लगभग रोज का काम था हमारा, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाते थे। इसके साथ खदान में और कुछ उपयोग के सामान वैसे पड़े मिल जाते थे जिसे चुन कर लाता और उसकी भी बाजार में कीमत मिल जाती थी। उसने आगे बताया, इसके अलावा हम सुबह अपनी बहनों या भाइयों के साथ पास में स्थित गौशाला में, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में खटाल कहा जाता है, जाते थे और वहाँ से गोबर लाकर घर में दादी की मदद से उसमें पुआल मिलाकर उपले या गोईठा बनाते थे। 100 गोईठा 100 गोईठा के 4-5 रुपए मिल जाते थे। दरअसल पूरे परिवार के जीवन यापन के लिए जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा। यह सिलसिला अगले 7-8 वर्षों तक चला। कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति का आदमी आज इंडिया फेम का व्यक्ति है, कितने कष्ट झेले होंगे उससे। ये सारे इंस्पिरेशन है किसी भी यंगर जनरेशन के लिए या किसी के लिए भी कि इस कंडीशन में भी कोई ऊपर आ सकता है। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ इस किताब का एक एक पन्ना कोई भी देखे, यंग जनरेशन को कोई भी जनरेशन देखे वो इंस्पायर तो जरूर होगी। तो राजीव जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है रीडर का, वो पूछना चाह रहे हैं कि कोल इंडिया में कोयला कर्मी के रूप में नौकरी करते हुए इतने वर्षों तक आपने अपने अंदर का लेखक कहाँ छुपा कर रखा? दरअसल कोल इंडिया में आने के पहले मैं जर्नलिज्म से जुड़ा था। मैं कहानियाँ लिखता था अखबारों में, मैगजीन्स में, लेकिन जब एक बार नौकरी में आ गया तो फिर वो धीरे धीरे वो छूटता गया। हालांकि जो एक अंदर में जो एक जज्बा होता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। कभी कभी बीच बीच में लिख लेता था गाहे बगाहे, लेकिन नॉर्मल तरीके से कहानी और या कविता वगैरह नहीं करता। लेकिन जब धीरे धीरे जब समय बीतता गया और अब लगा कि अब नौकरी से अब चलने की बारी आ गई है, तब मेरे दिमाग में बात आई कि वो जो जज्बा है उसको फिर से पैदा करूं। और लगभग नौकरी से निकलने के साल भर पहले से ही मैंने मन बना लिया था कि जब निकलूंगा तो लिखूंगा। क्या लिखूंगा ये नहीं सोचा। और तब जब 6 महीने बाकी रहे तब असंभव संभव का विचार आया और तब असंभव संभव किताब लिखी। और उसके बाद उसी समय जब असंभव संभव लिख रहा था तो आसमान में सुराग की नींद पड़ गई थी, तो फिर आसमान में सुराग लिखी। और अब आगे भी लिखता रहूँगा। भी तो एक तीसरी किताब मेरी कोयला उद्योग पर ही जाने वाली है और आगे भी लिखता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मुझे अच्छा लगता है और मैं इससे अपनी अभिव्यक्ति बता सकता हूँ लोगों को बता सकता हूँ कि आम लोग की ज़िंदगी कैसी है। मैं कहानी लिखता हूँ बेसिकली और वो लिखता हूँ।
तो राजीव जी, कोयला के अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स आपके जहन में हैं जिन पर आप किताबें लिखना चाहेंगे आगे? मेरी कुछ किताबें मैंने प्लॉट चुने हैं पर्यावरण पर। जो भी एक क्या होता है ना कि अगर आप कोई टेक्निकल विषय पर किताब लिखते हैं तो क्या होता है, बड़ा बोझिल हो जाता है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा स्टाइल है कि मैं कहानी कहते कहते उस टेक्निकल चीज़ को बताऊँ। इस आसमां में सुराख में भी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें मैंने एक अंडरग्राउंड माइन को बताने की कोशिश की है, ओपन कास्ट माइन को बताने की कोशिश की है, लेकिन वो कहानी कहते कहते मैंने बताने की कोशिश की है, जिसके कारण क्या हुआ है कि वो रोचक हुआ है। तो मैं रोचकता से पर्यावरण पर भी कुछ लिखना चाहता हूँ, और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी मैं विचार कर रहा हूँ। जल्दी अपने रीडर्स को मैं बताऊंगा इसके बारे में कि आगे और क्या। तो राजीव जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बीइंग एन ऑथर, क्योंकि आप काफ़ी बाकी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े हैं, तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मेरा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने हमेशा से समय का पालन किया है, और मैं अपने 24 घंटे को बांट कर चलता हूँ। जी। और मुझे पता होता है कि ये स्लॉट इस काम के लिए है, ये स्लॉट इस काम के लिए है। और दरअसल होता भी अच्छा है कि जब मैं अपने काम में किसी दूसरे काम में जुड़ा रहता हूँ, तो जब लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, वहाँ से मेरी कहानी जन्म लेती है। और वो जब मैं घर में वापस आता हूँ, मैं अमूमन शाम के वक्त देर रात तक लिखता हूँ, तो मुझे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। अगर मैं घर में बैठा रहा हूँ और सिर्फ कहानियाँ लिखता रहूँ, तो हो सकता है कि मुझे वो इंस्पिरेशन ना मिले। तो टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और मैं वही कोशिश करता हूँ। कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, समय निकाल लेता हूँ इसी में, और उसी समय में किताबें भी लिख लेता हूँ और लोगों का काम भी हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की। थैंक यू सो मच राजीव जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। Thank you everyone for joining in. Asai is very thankful to you for all the support and love that you've been giving us. So हम जल्द आएंगे बातचीत विद असाई के एक अलग एपिसोड के साथ, एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बाय बाय। थैंक यू।